ओके, तो आज हम लोग का ये दूसरा क्लास है PYQ नीट का, जिसमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन हम डिस्कस कर रहे हैं। ये हम लोगों का क्या है, क्वेश्चन हो चुका था लास्ट क्लास में। इसके आगे की क्वेश्चन को देखिए। इफ द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल v इक्वल टू at plus bt square where a and b are constant, then the distance traveled by it in 1 second to 2 second। ये भी हो गया था ना, ये भी हो गया था। इसका आंसर शायद ये वाला है। ठीक ठीक, ये भी हो गया, ये भी हो गया था। अब यहां से करेंगे हम लोग। ओके, two particles A and B moving with constant velocity v1 and v2 vector. At the initial moment, their position vector are r1 and r2 respectively. The condition of for particle A and B for their collision is, कहता है क्या कि दो पार्टिकल है, इसका पोजीशन वेक्टर आपको r1 और r2 दिया है और वेलोसिटी दिया है v1 और v2 वेक्टर। द कंडीशन फॉर पार्टिकल्स A एंड B कोलाइड। हम लोग चाहते हैं कि ये दोनों पार्टिकल जो है, ये एक पार्टिकल है यहाँ और एक पार्टिकल, ये दोनों कोलाइड हो जाए। कोलिजन होने के लिए क्या होना चाहिए? कोलिजन होने के लिए वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होना चाहिए, एक डायरेक्शन होना चाहिए। यानी कि इसका वेलोसिटी मान लीजिए कि v1 v2 वेक्टर है और इसका वेलोसिटी v1 वेक्टर है, तो v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, यानी कि ये हुआ रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर निकालना है तो डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड कर दीजिए। ये जानते हैं क्या दिखा रहा है? इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर। v2 में से v1 घटा दिए, इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ कार 1 विथ रिस्पेक्ट टू कार 2, लेकिन उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए, यानी कि आप यूनिट वेक्टर ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी निकालिए। और पोजीशन वेक्टर का भी यूनिट वेक्टर जो निकालना होगा तो वो होगा r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ r2 माइनस r2। जिस समय ये पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा, ये क्या हुआ? ये हुआ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये निकलेगा मेरा r2 माइनस r1 और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए तो क्या हो गया? यूनिट वेक्टर ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अच्छा, तो कोलिजन होने के लिए क्या होना चाहिए? दोनों का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर टकराने के लिए क्या होना मांगता है? ऑपोजिट डायरेक्शन चाहिए। नहीं, हेड ऑन कोलिजन भी हो सकता है कि ऐसे आके मारे या फिर पीछे से आके आगे मारे। लेकिन ये चीज होने के लिए दोनों का जो पोजीशन का यूनिट वेक्टर है और वेलोसिटी का जो यूनिट वेक्टर है, गलत बोल दिए, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट वेक्टर और चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर, दोनों क्या होना चाहिए? एक लाइन में होना चाहिए, तभी ना जाके मार पाएगा। ऐसा हो सकता है क्या कि किसी का डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो इधर हो रहा है और चेंज इन वेलोसिटी का वेक्टर इधर हो रहा है, तो कभी मारेगा क्या? एक दूसरे को मारने के लिए डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट वेक्टर अगर इधर है, तो चेंज इन वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर है वो भी उसी लाइन में होगा, तभी ना मारने का, एक दूसरे को मारने का गुंजाइश बनता है। यानी कि मेरे हिसाब से ये वाला होगा डी ऑप्शन। ये क्वेश्चन इतना पॉपुलर है, ये यूरोप में भी, IIT में भी आ चुका है और कोई भी अच्छे बुक्स में भी अवेलेबल है ये, प्लस ये आपका नीट में भी आ चुका है। हम लोग जब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलता है? यूनिट वेक्टर मिलता है, याद रखिएगा। तो ये हमारा चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर मिला, डेल्टा v क्या है, और ये हमको मिला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यूनिट वेक्टर। आप ही बताइए, किसी का चेंज इन वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी यानी कि का यूनिट वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में है
और डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट वेक्टर इधर ही है, तभी ना मारने का गुंजाइश बनता है। कोई जाएगा ऐसे, अब मारेगा इधर चल के, ऐसा हो सकता है क्या? चलने का जो रिलेटिव डायरेक्शन है और चेंज इन वेलोसिटी का भी जो रिजल्टेंट है, वो दोनों जब एक साइड होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा, तभी एक दूसरे को कोलाइड करने का गुंजाइश बनता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इधर हो गया, डेल्टा आर वेक्टर इधर हो जाए, और चेंज इन वेलोसिटी का जो वेक्टर हो जाए वो इधर हो जाए, तो कभी मारेगा एक दूसरे को? अरे भाई जिधर चलेगा उधर ही ना पोजीशन वेक्टर का भी चेंज आना चाहिए। तो लॉजिकल क्वेश्चन है बहुत ही, अदरवाइज ऑप्शन से सोचिएगा तो सोचते ही रह जाइएगा, कोई लॉजिक ही नहीं बनेगा ये बाकी ए बी सी ऑप्शन से। आगे बढ़े। A ship A is moving westward with a speed of 10 किलोमीटर पर आवर। चलिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पहले बना देते हैं। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहता है क्या कि वेस्टवर्ड जाता है 10 किलोमीटर पर आवर से, यानी कि इधर की ओर जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर। is moving northward with speed 10 km per hour and ship B, sorry पढ़ने दीजिए सबसे पहले, ship A is moving westward with a speed of 10 km per hour and ship B 100 km south of A। अच्छा, एक A के बारे में इंफॉर्मेशन ये दिया कि शिप ये है, और एक दूसरा वो शिप के बारे में बोल रहा है जो साउथ में है खड़ा, कहां पर? यहां पर। साउथ किधर? इधर है। कितना दूरी पर खड़ा है? 100 किलोमीटर, ठीक है। इज मूविंग नॉर्थवर्ड विथ स्पीड, अच्छा ये इधर मूव कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से। द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम्स शॉर्टेस्ट, दोनों के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का टाइम निकालना है आपको। तो कैसे बनाइएगा? मान लेते हैं टी टाइम के बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस शॉर्टेस्ट हो जाता है। तो ये यहां से चलना शुरू किया और ये यहां पर आपका 100 किलोमीटर दूर में था, ये यहां से चलना शुरू किया। मान लेते हैं टी टाइम के बाद ये यहां आ गया और ये वाला यहां आ गया, तो ये मेरा डिस्टेंस हुआ। अब ये वाला लाइन शॉर्ट सबसे छोटा कब हो सकता है बताइए? तो जब ये यहां आ जाए तभी तो ये सबसे छोटा लाइन होगा। यानी कि हम लोग को ये समझना है कि शॉर्टेस्ट लाइन के लिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए जितना देर में ये यहां पहुंचा वो टाइम निकाल लेते हैं। क्योंकि ये अगर शॉर्टेस्ट चाहिए, अगर शॉर्टेस्ट चाहिए तो अगर आप मान लीजिए यहां पर पहुंचाते हैं तब तो ये देख रहे हैं ये लाइन बड़ा है कि ये लाइन बड़ा है, बताइए। ये ट्रायंगल का हाइपोटेनस हुआ, तो हाइपोटेनस ज्यादा बड़ा होता है ना परपेंडिकुलर ऑफ बेस से। तो क्या गुंजाइश है कि इन दोनों के बीच की दूरी सबसे कम हो? जब हाइपोटेनस क्या बन जाए, या ये कहिए कि ये और ये का पोजीशन कुछ इस तरह से हो जाए। मान लीजिए ये यहां आ जाता, ये यहां आ जाता, तो ये वाली दूरी होती। तो शॉर्टेस्ट कब होगा? जब ये लाइन ये बन जाए। तो टाइम क्या हो जाएगा बताइए? बोलिए, टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना? 100 और स्पीड कितना? 10। कोई है? 10 ऑप्शन है यहां पर, 10 होगा, ये छूट गया है, ए ऑप्शन होगा ना। कितना देर के बाद पहुंच जाएगा? 10 आवर के बाद आपका विथ स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। द टाइम आफ्टर विच डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम शॉर्टेस्ट। टाइम आफ्टर विच डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम शॉर्टेस्ट पूछा है, तो यही ना गुंजाइश है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब होगा? यही ना होगा। बाकी समय तो हाइपोटेनस तैयार होगा। तो 10 घंटा के बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डेवलप हो जाएगा, और यहाँ पर ये 0 नहीं है, 10 है। ओके, आगे बढ़े। इसको नोट करना चाहते हैं तो करिए, जल्दी से करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल undergoes a one dimensional motion
such that its velocity varies according to vx equal to क्या देता है बीटा x का पावर -2n, where beta and n are constant and x is the position of particle. तो कहता है कि एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल क्या होगा एज फंक्शन ऑफ x। बार बार आप लोग को बोले हैं कि ऐसा क्वेश्चन आता है, इफ वेलोसिटी इज डिपेंडिंग ऑन x यानी कि डिस्टेंस, एट दैट टाइम एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या हम आप लोग बोले हैं v dv/dx यूज करिए। ये कैसे आया है, एक्सीलरेशन का जो पॉपुलर फार्मूला है उसी से आया है, dv/dt से ही ये आया है। कैसे, अगर हम इसमें dx से गुना भागा कर दें और थोड़ा मैनिपुलेशन कर लें तो देखिए dx/dt बच गया यहाँ और फिर dv/dx हो गया, and dx/dt is called velocity, dv/dx. So you need to find out only dv/dx here. Your velocity is function of x. So dv/dx क्या होगा, देखिए dv/dx, d/dx बीटा x का पावर -2n, यानी क्या हो जाएगा बीटा क्या होता है n x का पावर n -1, क्या n is behaving like -2n, x -2n -1 यानी कि -2 बीटा n x का पावर -2n -1। नाउ मल्टीप्लाई विथ v से मल्टीप्लाई करना होगा, तो a इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास v dv/dx, v कितना है बीटा x का पावर -2n इनटू -2 बीटा n x का पावर 2n -2n -1 क्या हो जाएगा, देखिए तो -2 बीटा स्क्वायर n x का पावर -4n -1, वही है ऑप्शन है सर, कहां पर है -2n बीटा स्क्वायर -4n -1 हो गया कि नहीं? हो गया। क्या चाहता है नीट आपसे कि आपका डिफरेंशिएशन एकदम अच्छा है कि नहीं है और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको पता है कि नहीं अच्छे से, ये वाला तुरंत बन जाएगा, नोट करिए, बढ़ सकते हैं आगे ना। A particle is moving such that its position coordinate x, y are 2 meter, 3 meter at time equal to 0, 6 meter, 7 meter at time 2 second, 13 meter and 14 meter at t equal to 5 second. The average velocity v average 0 to 5 कैसे बनाएंगे इसको? एवरेज वेलोसिटी पहले ही 0 के टाइम पर 2 मीटर और 3 मीटर के कोऑर्डिनेट पर था, पहले यहां था 2,3 पर, अभी टाइम हमारा 0 है, ये हमारा 0 है, फिर कहां हो गया है 6,7 पर, मान लेते हैं 6,7 यहां है, टाइम कितना बीता है यहां पर 2 सेकंड, फिर ये कहां आ गया है 13,14 पर, 13,14 पर टाइम कितना बीता है 5 सेकंड, एट t इक्वल टू 5 सेकंड, यानी कि 2 सेकंड के बाद यहां पर कितना बीता है 3 सेकंड बीता है, क्या बोलता है टाइम t इक्वल टू 5 सेकंड, यानी कि 0 से 5 सेकंड बोल रहा है, तो यहां से यहां तक जाने में कितना सेकंड लगा है 3 सेकंड। आपसे बोलता है कि वो भी बोलता है आपसे क्या निकालने के लिए v वेक्टर, v एवरेज वेक्टर फॉर्म में निकालने बोलता है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे कि इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, ये वाला क्या होगा भाई 6 में से 2 जाएगा 4 आई क्या, और 7 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 4j कैप, और इसमें टाइम कितना लगा, इसमें टाइम कितना लगा है 2 सेकंड, तो डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो ये यहां तक का एवरेज आ जाएगा
ये कितना आ जाएगा, 2 आई कैप और 2j कैप। ये एक v एवरेज 1 आ गया। फिर यहां से यहां तक का करेंगे तो 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचाएगा, 6 से 12, 6 से 12 और 1 7 बचेगा ना, 7 आई कैप और 14 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 जे कैप। कितना टाइम लगा है यहां से तक जाने में, 3। ये v एवरेज 2 हो गया, ठीक है। तो टोटल एवरेज क्या होगा, v एवरेज 1 प्लस v एवरेज 2, ठीक है। इन दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 3 गुना 6, 6 से 12 और 1 13, 5 क्यों हो रहा है, 7, 3 गुना 6, 6 से 12 और 1 13। उसमें मिस्टेक किया क्या, 13, 3 गुना 6, 6 से 12। ठीक है, देखिए यहां पर क्वेश्चन बोलता है कि t इक्वल टू 0 पर इसका कोऑर्डिनेट रहता है 2 मीटर, 3 मीटर। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है t इक्वल टू 0 टाइम पर ही 2 मीटर एंड 3 मीटर पर है कोऑर्डिनेट वाइज। एंड जब 2 सेकंड हो जाता है तो हो जाता है ये 6 मीटर, 7 मीटर। और जब t का वैल्यू 5 सेकंड हो जाता है तो कोऑर्डिनेट हो जाता है 13 मीटर, 14 मीटर। तो बोलता है कि v एवरेज वेक्टर निकालिए। तो r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन लिख सकते हैं हम, टाइम टेकन। तो टोटल 5 सेकंड में ये यहां से यहां आया है, तो हमको बीच वाले से कोई मतलब नहीं है। हम सिंपल लिख सकते हैं 13 माइनस 2 आई कैप प्लस, ये माइनस के कारण यहां माइनस हो रहा है, 13 में से 2 गया और 14 में से 3 गया, जे कैप डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना लिया, 5। कितना दिया, 11 आई कैप प्लस 11 जे कैप बाई 5। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 11 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। वेलोसिटी का एवरेज निकालना है हमको, तो वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बाय टाइम टेकन। तो दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको अगर पिक्चर से देखना चाहिए तो ऐसे देखिए, अगर आप पिक्चर से चाहते हैं देखना तो देख सकते हैं। दिस इज माय r1 वेक्टर दैट इज 2, 3। This is my r2 vector that is 6, 7, and this is my r3 vector that is 13, 14. Now what is my final displacement vector? मेरा फाइनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक, इस वाले से हमको कोई मतलब नहीं है। This is my final displacement vector. This is nothing but r3 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर डिवाइडेड। तो यहाँ पर r3 लिखना चाहते हो तो r3 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिगर बनाए हैं तो अब यूज कर रहे हैं, है ना, नोट कर लीजिए। ये जो बीच में हमारा r2 वेक्टर है इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग को वेलोसिटी वेक्टर का एवरेज निकालना है। तो वी नीड टू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहां से यहां तक जो ये हुआ ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ। अच्छे से फिगर बनाइएगा, उसी में फीलिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The displacement x of a particle of mass m in kg moving in one dimension under the force is related to time equal to root over x plus 3। ठीक है। The displacement of particle when velocity is 0। कहता है कि x क्या होगा when v is 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, v निकालने का काम करेंगे।
तो आप x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताइए? तो t माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। 3 को इधर लाए, बोथ साइड स्क्वायर किए, स्क्वायर रूट हट गया, तो dx बाई dt क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा। तो dx बाई dt निकालिएगा t माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आएगा? 2 टाइम्स t माइनस 3 का पावर 2 माइनस 1, यानी कि ये कितना आ गया? 2 टाइम्स t माइनस 3। कहता है कि x क्या होगा जब वेलोसिटी 0 है? तो dx by dt इज वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू 0, यानी कि 2 टाइम्स t माइनस 3, 2 टाइम्स t माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां से टाइम निकला 3 सेकंड, यानी कि 3 सेकंड पर वेलोसिटी 0 हो जाएगा। उस समय x क्या होगा? तो x का फंक्शन क्या है? t माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी कि यहां पर x का वैल्यू में t का वैल्यू पुट करेंगे, 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कोई 0 है ऑप्शन। कोई दिक्कत क्या है? नोट करिए। ये कुछ हम ग्राफ बनाए हैं, ये xt ग्राफ ड्रॉ किए हैं, जिसमें ये वाला चीज को मिटा देते हैं क्योंकि ये ग्राफ सब कुछ बोल रहा है। ये माने कि इस पूरे कैलकुलेशन को जस्टिफाई कर रहा है कि टाइम जब 3 सेकंड हुआ तो वेलोसिटी 0 हुआ, तो xt ग्राफ का 3वां सेकंड पर टैंजेंट वेलोसिटी देगा। तो यहाँ पर टैंजेंट ड्रॉ किए 3 सेकंड पर, तो ये थीटा इसका 0 आ गया, तो dx by dt इक्वल टू tan थीटा होगा यहाँ, एंड थीटा 0 हुआ तो वेलोसिटी 3 ही सेकंड पर 0 होगा। तो इसको इतना नहीं करके हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। तो जो रैंक बच्चा लाएगा वो इतना ना करके क्या करेगा? तुरंत ग्राफ ड्रॉ करेगा और केवल ये सर्च करने का प्रयास करेगा कि किस पॉइंट पर, किस टाइम पर टेंजेंट मेरा टाइम के पैरेलल हो जा रहा है, बस तुरंत बन गया है। चलिए, तो इसका ग्राफ यही होगा और उससे पता चलता है। बाय द वे, ये कैलकुलेशन मेथड से आप लोग करिए। A stone falls freely under gravity. It covers distance h1, h2 and h3 in the first 5 seconds respectively. The ratio between h1, h2 and h3 is. यहां पर कुछ मिसिंग हो गया है, रिस्पेक्टिवली बोला है, यानी कि 3 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड होगा कुछ, है ना? तो ये मिस हो गया है। अगला क्वेश्चन में जाते हैं, ठीक है? इसको करेक्ट कर लेंगे बाद में। ए पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी v इनिशियल vi वेक्टर दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप, एंड एक्सेलरेशन का देता है इक्वेशन 0.3i कैप प्लस 0.2 j कैप। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट 10 सेकंड। कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? u प्लस at, यही ना होगा? u कितना है? 2i कैप प्लस 3j कैप। a कितना है? 0.3i कैप प्लस 0.2 j कैप। और टाइम कितना बोला है? 10 सेकंड पर। 10 से गुना करेंगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा, 5i कैप 5j कैप। दिस इज माय वेलोसिटी वेक्टर। मैग्नीट्यूड पूछता है तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 5√2। कोई है ऑप्शन 5√2? देख रहे ना इस क्वेश्चन क्या है? ये सबके लिए है, सब लोग बनाओ, कुछ नंबर पाओ, और रैंकर्स वाले लोग थोड़ा टफ वाला बनाओ। समझ गए? ये तो सब बनाएगा। आगे बढ़ सकते हैं? नोट करिए, नोट करिए। अगला क्वेश्चन क्या बना सकते हैं ना? हाँ, पीछे करें। The motion of a particle along a straight line is described by equation x equal to this. X equal to 8 plus 12t minus t cube. बहुत अच्छी बात। Where x is in meter and time is in second, t is in second. The retardation of particle when velocity becomes 0. बोलता है रिटार्डेशन क्या होगा जिस वक्त वेलोसिटी 0 होगा।
भाई तो पहले वेलोसिटी जीरो पुट करते हैं ना, तब ना एक्सेलरेशन के बारे में सोचेंगे भी। तो dx/dt से क्या मिलेगा हमको, वेलोसिटी। तो ये हो गया 0, ये हो गया 12 और ये हो गया 3t²। तो dx/dt क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। इसको 0 पुट कर देते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन निकालना है कब, जब वेलोसिटी 0 हो। यानी कि 12 - 3t², तो t इक्वल टू कितना आ गया, 2 सेकंड। अब आप वेलोसिटी का इक्वेशन पहले लिखिए। वेलोसिटी इक्वल टू आया है 12 - 3t²। फिर इसको डिफरेंशिएट करिए तो एक्सेलरेशन का जन्म होगा। तो 0 - 60, यानी कि एक्सेलरेशन आ गया -60। At t equal to 2 second, velocity was 0. At that moment, what is your retardation? So a equal to -6 into 2 equal to -12 meter per second square. कोई है ऑप्शन? So retardation का मतलब है माइनस और आंसर हो जाएगा 12। -12 माइनस इज इंडिकेटिंग रिटार्डेशन। तो व्हाट बोल दिया है, द रिटार्डेशन ऑफ पार्टिकल। माइनस साइन को तब आप रिटार्डेशन वर्ड से छिपा दीजिए। छिपा दीजिएगा तो माइनस छिपा दीजिए तो 12 बच गया, क्योंकि क्वेश्चन के लैंग्वेज में रिटार्डेशन यूज कर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। A stone is dropped from a height h. It hits the ground with certain momentum p. If the same stone is dropped from a height of 100% more than the previous height, the momentum when it hits the ground will change by. समझ? अरे भाई जब h हाइट से आप स्टोन को गिराइएगा तो यहाँ वेलोसिटी कितना होगा, √2gh। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh होता है। You are dropping, so u will be 0 and 2gh, तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 2gh, तो v इक्वल टू 2gh आ गया। अगर आप 100% ज्यादा हाइट से फिर गिराइएगा तो h अब 2h हो जाएगा। अब आप कितना हाइट से गिरा रहे हैं, कहता है क्वेश्चन में, if the same stone is dropped from a height 100% more than the previous height, 100% more, यानी पहले h था अब 2h हो गया, यही ना कहना चाह रहा है। तो 2h, तो v इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, हिट करते समय 2g into 2h, यानी कि यही हो जाएगा। आगे पढ़िए। The momentum when it hits the ground will change by. कहता है कि मोमेंटम कितना अमाउंट से चेंज किया इसकी तुलना में। ठीक है, तो क्या करेंगे, चेंज इन मोमेंटम m टाइम्स 2√gh माइनस √m 2gh by m times √2gh into 100, यही ना होगा। परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन। अभी मोमेंटम मेरा ये हो गया है, पहले मोमेंटम ये था, तो कितना परसेंट से मोमेंटम चेंज किया इस h से 2h का काम करने में। तो फाइनल मोमेंटम इनटू मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम mass into velocity is momentum, so final momentum minus initial momentum divided by initial momentum into 100। अब इसको सॉल्व करिए तो देखिए कितना आएगा। हमको लगता है सब कट उठ जाएगा, सब कट जाएगा, √gh बच जाएगा 2 - √2 by √2 into 100, यही बचेगा ना। देखिए √gh mm कट गया, तो ऊपर में बचा 2, ऊपर में बचा -√2, वो नीचे में बचा। ठीक है, तो ये √2/√2 हो गया और √2/√2 1 हो गया। 41% है कोई आंसर। √2 का वैल्यू हो गया 1.41, 1.41 - 1 into 100, यानी कि 41 आया। कोई है 41%? बी ऑप्शन।
ठीक है, नोट करो। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। A boy standing at top of tower of 220 meter height drop a stone assuming g equal to 10 meter per second square, the velocity with which it hit the ground। क्या इस सब तो मजाक ही ना चल रहा है। रूट अंडर 2gh, 2g का वैल्यू 10, h का वैल्यू 20, ऑप्शन में है कोई तो इसीलिए ना दिया है कि कुछ ना कुछ नंबर ला ले, कोई जीरो नहीं लाए, समझ रहे बात को। लेकिन ये सबसे रैंक नहीं आएगा, रैंक आएगा जो टफ है। जैसे एक तो वेक्टर वाला एवरेज था, वो टफ नहीं था लेकिन कॉन्सेप्चुअल अच्छा था। ठीक है, वेक्टर वी एवरेज वेक्टर निकालना। बढ़े आगे। A body is moving with velocity 30 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। नक्शा बनाइए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। किधर चलती है बॉडी? ईस्ट। चलाइए ईस्ट। क्या कहती है? 30 से चलूंगा, चलाइए। आफ्टर 10 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 40 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। फिर इधर चलने लगती है 40 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अरे भाई, एक्सीलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है बताइए तो? v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। यहाँ वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर गया है, तो v2 था 40 j कैप, इधर का यूनिट वेक्टर क्या लेंगे? j कैप। इधर का यूनिट वेक्टर क्या लेंगे? i कैप माइनस 30 i कैप बट्टा 10 सेकेंड, 0 0 गया, 4 j कैप माइनस 3 i कैप। बोलता है कि मैग्नीट्यूड से खेलता है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा? रूट अंडर 7 प्लस होगा, रूट अंडर 7 है, प्लस 9 होगा ना, 16 प्लस 9 सॉरी, तो 5 आ जाएगा, 25। 5। जैसे देखिए जानबूझ के वो किए माइनस, देखिए रूट अंडर 7 भी था, तो कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता है। आप लोग तो जानबूझ के वो किए कि मैग्नीट्यूड क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a कितना है? 4 का स्क्वायर, और b कितना? माइनस 3, तो 25 भी है ऑप्शन में, और रूट अंडर 7 भी था। तो एक बच्चा जो करेगा बेवकूफी, उसके लिए था, वो भी बना के आता खूब बढ़िया से खुश कर दिए भाई, ऐसा दिमाग खराब हो। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन बढ़िया था। कोई सोचेगा कैसे निकालें एक्सीलरेशन? अरे भाई, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लिखिए ना पहले, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड चेंज इन टाइम। नाउ डायरेक्शन मेंशन किया हुआ है, डायरेक्शन को मेंशन करके चलिए। बढ़े आगे। आगे कहती है ए पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1। ये तो बहुत पॉपुलर है भाई, कितना बार बनवाइएगा। 2 ये वाला है, v होगा, y भी दिया है ना। बना है इसका। कहता है कि ए पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद v1। टोटल डिस्टेंस मान लीजिए कि 2d है, तो हाफ हो गया d और d। ये चलता है v1 से और ये चलता है v2 से। क्या कहता है निकालने में? एवरेज स्पीड। क्या लिखेंगे? 2d डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। यहां से t1 निकाल लीजिए, d बाई v1 होगा। यहां से t2 निकाल लीजिए, d बाई v2 होगा। तो क्या हो जाएगा? 2d डिवाइडेड बाई d डिवाइडेड बाई v1 d डिवाइडेड बाई v2। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2।
ऑप्शन बी, है ना? हम्म, ये तो बहुत ज्यादा बार हो चुका है। अच्छा। नोट करिए जल्दी जल्दी।